अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान बेखबर होता है। ये एक अनकॉन्शियस मैकेनिज्म होता है। हम सब में बहुत से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और ये कॉम्प्लेक्सेस डिसाइड करते हैं कि हमारी ज़हनी सेहत कैसी होगी। नाज़रीन, कुछ लोगों में कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बचपन से ये डेवलप होना शुरू होते हैं और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं, वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस को तश्कील देते हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं और ये हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी जो वेल बीइंग है उसको कैसे मुतासिर करते हैं और इसके मुतासिर शुदा इंसान को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि ज़िंदगी के शुरू के जो साल होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और ये कमोबेश ज़िंदगी के तमाम फैसलों को मुतासिर करते हैं। व्हाट आर दी कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट दे आर, हाउ दे डेवलप, एक्सप्लोर करेंगे देयर इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ यू कैन रिजॉल्व देम टू इम्प्रूव योर मेंटल वेलबींग। व्हाट आर कॉम्प्लेक्सेस? नाजरीन, कॉम्प्लेक्सेस इंसान की मेमोरीज, उसके ख्यालात, उसके इमोशंस का एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेट होता है जो इंसान की लाइफ को, उसके सोचने के अंदाज को, उसकी कॉग्निशन को मुतासिर करता है और ये असरअंदाज होता है अनकॉन्शियसली, यानी इंसान को खबर भी नहीं होती कि उसको ये चीज मुतासर कर। इसमें सबसे अहम पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, स्पेशली वो जो अनरिजॉल्व रह गए हों या जो बहुत पेनफुल वाकयात जिंदगी में गुजरे होते हैं, स्पेशली वो इंसान की जिंदगी के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप अपने शहर के किसी जिम में चले जाएं, आपको उस जिम में जो लोग मिलेंगे वर्कआउट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स के वहां पहुंचे हों लेके, लेकिन आई एम श्योर अबाउट दैट आप नोट करेंगे कि वो अपने किसी कॉम्प्लेक्स से लड़ रहे हैं, जो फिजिकल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। किसी को अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके कि मैं ज्यादा वाइट नहीं हूं, कॉम्प्लेक्स होगा। किसी को अपनी हाइट को लेके कॉम्प्लेक्स होगा और अनकॉन्शियसली वो अपने उस कॉम्प्लेक्स को, उस कमी को छुपाने के लिए किसी दूसरी चीज में मेहनत कर रहा होगा। मसलन कोई फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, वो बॉडी शॉडी बना रहा है। मैंने अक्सर देखा जिम में अक्सर गुरबा भी होते हैं जो कि मेहनत कश हैं, मेहनत करते हैं, वो अपनी बॉडी पे फोकस कर रहे हैं, बॉडी को ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ की हाइट कम है, वो अपनी बॉडी मसल्स बना रहे हैं। बहुत कम आपको मिलेगा कि जिसके हालात भी बहुत अच्छे हैं, शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी है और फिर भी वो जिम जा रहा है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने करीबी जिम में जाके और दूसरे दीगर शहरों में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। आप नोट करेंगे कि हम जिस चीज़ का कॉम्प्लेक्स होता है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं मस्जिद जाता हूँ तो मस्जिद में मैं नोट करता हूँ, हर चीज़ जो है वो अयां होती है। किसी के सर के बाल कम हैं तो वो आगे को कंघी करेगा किसी तरह से, अपने कि मैं गंजा नजर ना आऊं, तो अपने हेयर स्टाइल वैसा बनाएगा। तरह तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, तरह तरह के कॉम्प्लेक्स के मैकेनिज्म हैं जो हम अपनाए होते हैं। आपको पता है कि अलामा इकबाल की कोई पिक्चर शायद ही कोई ऐसी हो पिक्चर जो ऐसे फ्रंट से हो, वरना प्रोफाइल पिक्चर है। कहा जाता है कि उनकी एक आंख जो है वो थोड़ी भेंगी थी। आप कभी उनकी तस्वीरों का मुशाहदा कीजिएगा कि कोई एक तस्वीर आपको मिले जो ऐसे हो और क्या उसमें अलामा इकबाल कैसे दिख रहे हैं, क्या उनकी आंखें बराबर हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो इंसान को मजबूर करता है। इसी तरह हमें अपने कॉम्प्लेक्सेस की इंफॉर्मेशन होती है। बहुत से लोग जानते होते हैं कि मेरे में ये कमी है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो जानना है कि मेरे में ये कमी है, क्या ये इंसान की सेहत को मुतासर करता है? डेफिनेटली ये इंसान की सेहत को मुतासर करता है। उसकी सेल्फ एस्टीम को ये डिटरमिन करेगा, तो फिर बाकी चीजें भी मुतासिर होंगी। अब अगर कोई इंसान अपने कॉम्प्लेक्सेस से ना सिर्फ वाकिफ हो, बल्कि उनको स्टडी करे और उनके अगेंस्ट अपना डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर ले, तो उसकी सेहत कितनी शानदार होगी। पंजाबी में कहेंगे उसे लत्थी चढ़ी की परवाह नहीं, डीठ नहीं होगा वो। तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका तज़किरा करूंगा। कुछ कॉम्प्लेक्सेस इस वीडियो के लास्ट में हम चला देंगे, आप उन पे भी गौर कीजिएगा। नाजरीन, आपने सुना होगा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स जैसे कि हम जानते हैं कि अर्ली डेज में शुरू हो जाते हैं डेवलप होना और थ्रू आउट लाइफ हमारी जिंदगी के तजर्बात में ये डलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, तो इस पे बड़ा काम किया गया है। बहुत से लोगों ने इस पे बहुत सा काम किया है। इन्फीरियोरिटी या इन्फीरिनिटी इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। बहुत से इस दुनिया में ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को compete करने में इतना ज्यादा मेहनत की कि वो कहीं पे सुपीरियोरिटी गेन कर गए। इसमें बहुत सी मिसालें हैं। मसलन माइकल जैक्सन के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा व्हाइट सॉक्स पहना करता था। आप जानते हैं कि उसने कितनी सर्जरीज करवाई हैं और उसको खबर था कि मैं किसी तरह से गोरा दिखूं।
क्योंकि वहां पे तब ये काले गोरे की तमीज बहुत ज्यादा थी। तो उसका अपने आप को, यानी वो हबशी था, उसका अपने आप को काला या हबशी कहलवाना उसे एहसास कमतरी में मुब्तला लगता था। तो इसके उतने इतनी ज्यादा मेहनत की कि वो एक बहुत बड़ा डांसर बना, एक ऐसा सिंगर डांसर बना कि दुनिया क्राउड पागल हो जाता था उसके लिए। आप अगर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा उसके जो एल्बम बिकते थे उसका क्या आलम था, उसके जो कॉन्सर्ट होते थे उसमें क्या आलम हुआ करता था। लेकिन स्टेज पे वो अपनी इन्फीरियोरिटी से लड़ रहा, उसका अपनी इन्फीरियोरिटी से लड़ना उसको दुनिया में मकबूल कर गया। इसी तरह से बहुत से कामयाब लोगों का जो रहन सहन देखें तो उसमें कोई ना कोई इन्फीरियोरिटी मिलती। बहुत से बॉलीवुड स्टार्स आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी चीज में बहुत आगे हैं, जबकि उन चीजों में उनको बहुत मेहनत करना पड़ी। ऋतिक रोशन को देखें, वो बड़ा जबरदस्त डांसर नजर आता है। अगर देखें तो उसे एक एक स्टेप के लिए स्टार्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती थी। वो परफेक्ट कहलाने के लिए उस एक स्टेप को बहुत घंटों प्रैक्टिस किया करता था। तो आज उसको देखें कि वो अपनी इन्फीरियोरिटी से लड़ रहे होते हैं और दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही होती है। जिंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं जो इंसान को कोई कॉम्प्लेक्स छोड़ जाते हैं। मसलन सोसाइटल प्रेशर है, कोई फैमिली इश्यूज हैं, आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसके वालदेन जो है वो लड़ाई करते रहते हैं, तो आप में भी बहुत से कॉम्प्लेक्स आएंगे। आप एक ऐसे बच्चे हैं जिनके बाबा को बहुत मेहनत करना पड़ती है, मजदूर के बच्चे हैं आप, तो आपको स्कूल कॉलेज एक कॉम्प्लेक्स रह जाएगा, जैसे मैं कमतर हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटल प्रेशर के नतीजे में, अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहे हैं जहां पे हमेशा क्रिटिसिज्म है, आपको क्रिटिसाइज किया जाता है हर छोटी बड़ी बात पे, तो आप फिर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार। अगर आप एक ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे आपको किसी भी तरह की राय देने का भी हक नहीं है, तो आप जब बड़े हो जाएंगे तो ये चीज आपके लिए एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आएगी, वेयर द पर्सन फील्स इनएडिक्वेट और इनसिक्योर। आपको अपना आप गैर मुनासिब लगेगा, ना आपको आप खुद खूबसूरत लगेंगे, ना ही आपको अपनी अकल पे कोई यकीन होगा कि मैं भी कोई अकल की बात कर सकता हूं। इवन इफ दे आर सक्सेसफुल और कैपेबल, हालांकि आप बहुत ज्यादा कामयाब भी हो जाएं, तब भी आप खुद को मापेंगे तो जीरो मापेंगे। इसलिए आपकी स्ट्रगल जारी रहेगी जो आपको कामयाब तरीन शख्स बना देगी, लेकिन आप फिर भी जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे अपनी इन्फीरियोरिटी से लड़ रहे होंगे। यही चीज आपकी सुपीरियोरिटी को डेवलप करेगी। The most common types of complexes include inferiority complex, feeling lesser or not good enough, अपना आप कमतर महसूस होना, मैं दूसरों से कम हूं, मैं कैसे दूसरों को compete करूंगा, ये चीज अगर आ जाए तो ये inferiority होती है। सिगमंड फ्राइड ने भी इस पे काम किया, इस पे योंग ने भी काम किया, अल्फ्रेड एडलर ने भी इस पे काम किया। जब वो छोटा था तो उसे रिकेट्स की बीमारी थी, उसकी हड्डियां बुरबुरी थी, वो सही से चल नहीं पाता था। तो उसकी मामा जो है वो उसके भाई को काम बताती थी। अगर वो गलती से इसको काम बता देती थी तो वो कहती थी ना तुमसे ना होगा, दूसरे भाई को बताती थी। वो स्कूल में ऑब्जर्व किया करता था कि उससे तो चलना भी बहुत मुश्किल होता है, जबकि बाकी बच्चे जो हैं वो प्लेग्राउंड में खेल रहे होते थे। फिर ऐसा हुआ कि स्कूल से कहा गया कि अपने माँ बाप से कहो कि तुम्हें कहीं जूता साज फैक्ट्री में बैठा दें जहां पे तुम बैठ के काम कर सको, ये पढ़ाई तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुमसे तो चल भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता, तो तुमने पढ़ना कैसे है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर डेवलप करती गई, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हत्ता कि उसका जो भाई है वो बड़े बड़े दरख्तों पे आराम से चढ़ जाता और ये वो नहीं कर पाता था, और इसके अंदर एक हसरत पैदा होती गई। जैसे कि हमने देखा है, ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ मेमोरीज, फैंटेसीज और ऐसी तमाम हसरतें जो इंसान के अंदर सप्रेस होती रहती हैं, ये इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और ये कॉम्प्लेक्स उसको बाद की लाइफ में भी जकड़े रखता है कि उसे फील करवाता है कि वो इस चीज में बेहतर नहीं है। उसे पता है उसकी सलाहियत महदूद है, वो अपनी सलाहियत को महदूद ही अंडरस्टैंड करता है, तो फिर वो महदूद ही आगे बढ़ सकता है। जबकि इसके साथ कुछ अनोखा हुआ, इसको मौसम की शिद्दत की वजह से नमूनिया हो गया, ये हॉस्पिटलाइज रहा। जब ये हॉस्पिटल में था तो इसके जो फादर थे वो एक पादरी थे, इसकी मदर एक हाउस वाइफ खातून थी। तो हुआ ये कि इसकी माँ इसके पास मौजूद रहती, जब वक्त मिलता इसके बाबा इसके पास आते और वो आपस में जो कन्वर्सेशन करते ये सुनता। वो आपस में सोचते कि ये तो मदहोश है, ये तो बेहोश है। उनको ये ना पता चलता कि इसका जहन चल रहा है, ये सुन रहा है, ये समझ रहा है। तो वो बात करते, वो अपनी बातों में अजहार करते कि हमें एक बेटा और भी है, अगर ये चला भी गया तो इट्स ओके, हमारे पास एक बेटा और है। ये इतनी तकलीफ में है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अल्लाह करे कि ये पर्दा फरमा ले। आमतौर पे किसी को मारना हो या कहना हो कि ये अब क्या करना है इसने, दुनिया में इतनी मुश्किल जिंदगी है, तो ये पर्दा फरमा ले यानी मर जाए। तो उसके वालदैन भी कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन करते जो कि वो सुनता और उसकी इन्फीरियोरिटी और बढ़ती। फिर ऐसा हुआ कि वो उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि वो मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि उसका जहन चल रहा था। उसको आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा था, और उसके जो माँ बाप है वो ज्यादा रो नहीं रहे थे, बल्कि वो शुक्र अदा कर रहे थे कि चलो
इसका ठीक ही रहा जिंदगी का सफर। तो उससे ये चीजें इंतहाई गुस्सा भी दिला रही थी। और उसने तब सोचा, वो अपनी बुक में लिखता है कि मैंने तब सोचा कि मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनूंगा। ये कैसे स्टूपिड डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया और मैं जिंदा हूं। उसका ये कॉम्प्लेक्स उसको बाद की जिंदगी में एक बड़ा डॉक्टर बनाता है, पीएचडी डॉक्टर बनाता है, जिसे डॉक्टर अल्फ्रेड एडलर भी आप कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि जो इन्फीरियोरिटी होती है वही सुपीरियोरिटी को जन्म देती है। जब आप अपनी इन्फीरियोरिटी से लड़ाई कर रहे होते हैं तो तभी आप सुपीरियर से सुपीरियर होते जाते हैं। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक फीलिंग है, ओवरली सेल्फ इंपॉर्टेंट, एग्जैजरेटिव सेंस ऑफ सेल्फ भी हम इसे कहते हैं, और ऐसी सेंस ऑफ सेल्फ के इंसान को लगे कि वो कोई चीज है और दूसरे लोग छोटे लगे। नाज़रीन, और भी बेशुमार कॉम्प्लेक्स हैं। एक कॉम्प्लेक्स होता है गिल्ट कॉम्प्लेक्स, कॉन्स्टेंटली फीलिंग गिल्टी, हमेशा सॉरी करते रहना। ऐसी पर्सनैलिटी से आपका वास्ता पड़ता होगा जो हमेशा गिल्ट फील करते हैं कि मैं ही गलत हूं, इवन फॉर थिंग्स आउटसाइड योर कंट्रोल। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं, उसका जिम्मा भी खुद लेना कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है। किसी के घर जाना, वहां पे कोई लड़ाई होगी, सोचना कि मैं यहाँ आया हूं इसलिए ये लड़ाई हुई है। नाज़रीन, इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स है परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, हमेशा ये फील करना कि मुझ पे दबाव है, मैं दूसरों के कब्जे में हूं, दूसरे मुझे हर्ट करना चाहते हैं, ये घर में फलां भी मेरे पे जुल्म कर रहा है, फलां भी जालिम है। मजलूम सा फील करना और 24/7 अपसेट रहना कि जैसे सारे मेरे खिलाफ हैं, ऑफिस में भी मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे ही खिलाफ है, मेरे ही दुश्मन है। ये एक कॉम्प्लेक्स है। बिलीविंग अदर्स आर आउट टू हार्म, टू मिसट्रीट यू, वो बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको तंग करें। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का तस्करा किया है, जो इंसान की पर्सनालिटी को शेप करता है। ओडिपस एक मिथ है कि एक यूनानी किंग था। तो यूनान में ये रवायत थी कि जो उनके किंग का जो बेटा होता था उसको बेच दिया जाता था। इस पे एक मूवी बनी थी 300, बड़ी फेमस मूवी है, अगर आपको वक्त लगे तो आप देख भी सकते हैं, हॉलीवुड की मूवी है। तो उसमें ये बताया जाता है कि यूनान में ये रवायत है कि जो उनमें सबसे स्ट्रांग होगा, यानी बादशाह के बेटों में, उसको कहीं दूर भेजा जाएगा, वहां वो फाइट सीखेगा, कुछ क्वालिटी सीखेगा। अगर वो वहां से सर्वाइव कर गया तो वो फिर आइंदा आने वाला बादशाह वही बनेगा। इसी तरह ओडिपस नाम का एक बादशाह का बेटा था, उसे दूर कहीं जजीरे पे ले जाया गया। जब वो छोटा था तब उसको ले गए दूर कहीं जजीरे पे, दूर दराज। साथ में कोई लोग गए थे जो उसे ट्रेनिंग देनी थी। अब उन लोगों ने उसे जंगी ट्रेनिंग भी दी, हर तरह की ट्रेनिंग दी। एक बच्चा जो छोटी उम्र में ही इतनी दूर रहा और वहां पे जवान हुआ, जिसने कभी औरत को देखा नहीं था, वो बचपन में ही चला गया, उसको औरत का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं था। हाँ, उसको बॉडीली एक नीड उसके अंदर डेवलप हुई कि ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन कोई चीज होती है, लेकिन जाहिर है वहां दूर दराज औरत का कोई कंसेप्ट नहीं था दूर दूर। तो पीछे से खबर आई कि बादशाह सलामत जो है वो इंतकाल कर गए हैं और ये नया बादशाह वहां पे पहुंचाया जाए। वो वहां से वापस लाया गया और उसे नया किंग डिक्लेयर किया गया। तो उससे एक खातून बहुत ही अच्छी लगी और उसने उससे शादी कर ली। उसने आओ देखा ना ताओ शादी कर ली। गालबन 2-3 रोज बाद उसे बताया गया कि ये जो खातून है ये तुम्हारी माँ है। तो उसने अपनी आंखें नोच ली। ये एक मिथ है, हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इसे इसलिए बनाया गया, उसके नाम से ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया कि फितरतन जो मेल है, यानी जो बेटा है, उसे अपनी माँ के साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है। ओडिपस ने कभी अपनी माँ को देखा नहीं था, लेकिन इतनी खवातीन में उसे एक खातून ने अट्रैक्ट किया और उसने उसे शादी कर ली। और जब उसे पता चला कि ये जो अट्रैक्शन है ये असल में माँ वाली अट्रैक्शन है और ये कुदरत ने अंदर रखी है। सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग जो बेटा होता है वो फादर से थोड़ा सा एक नफरत वाला एलिमेंट रखता है, एक इस तरह का एलिमेंट रखता है कि जैसे वो रिमूव करना चाहता हो कि ये मेरी माँ के पास क्यों है। अनकॉन्शियसली ये चीज काम कर रही होती है इंसान के अंदर कि बेटा जो है वो माँ के साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाता है एक खास उम्र में, जिसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक फैलिक स्टेज होती है बाकायदा, उस जिंदगी के उस हिस्से में, उस उम्र में बच्चों में यह कशिश ज्यादा होती है। और जो बेटियां हैं वो इमोशनली अटैच हो जाती हैं अपने फादर के साथ, वो माँ को रिमूव करना चाहती हैं, वो माँ की तरह दिखना चाहती हैं। वो लिपस्टिक लगाएंगी, आपने देखा होगा छोटी बच्चियां आमतौर पर दुपट्टा ओढ़ के, लिपस्टिक लगा के, माँ का पाउडर शोडर भी लगा के, तो वो जाती हैं कि वालिद मुझे सराहे। ये अनकॉन्शियसली ये चीज हो रही होती है, आप बच्चे की मासूमियत पे शक नहीं कर सकते। सिगमंड फ्राइड को बहुत सारे थ्योरिस्ट ने इस वजह से छोड़ दिया कि ये बच्चों की मासूमियत पे शक कर रहा है, यानी ये बच्चे पे इल्जाम लगा रहा है कि ये छोटी बच्ची अपने वालिद के साथ इमोशनली अटैच हो रही है, माँ को रिमूव करना चाहती है। इसी तरह जो बेटे हैं वो बाप जैसा दिखना चाहते हैं और बाप को रिमूव करके माँ के साथ रहना चाहते हैं। इसके लिए वो बताता है कि जैसे वो बाप के शूज पहनेंगे, छोटी उम्र है लेकिन वो बड़े शूज पहन रहे हैं, माँ के हील पहनेगी बेटी, और वो बाप की गाड़ियों की चाबी पकड़ के फिरेगा, तो वो बाप जैसा प्रिटेंड करेगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है। अगर इस कॉम्प्लेक्स से बच्चा ना निकले तो बड़े होके मसाइल आते हैं।
वो मसाइल दरअसल क्या होते हैं जो बड़े होकर कॉम्प्लेक्सेस की वजह से आते हैं? Complex have a significant impact on our mental health and daily lives. They can distort our self image, create anxiety, and even contribute to conditions like depression or social phobias. For example, an inferiority complex might lead someone to avoid social situations or prevent them from pursuing opportunities because they don't feel good enough. अपना आप कमतर लगेगा. It becomes a cycle of negative thinking, and that's when it can be truly harmful. तब ये ज़्यादा मुतासर करेगा जब इंसान जो है वो अपनी सलाहियतों को महदूद कर लेगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करेगा। ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, यानी वो खुद को महदूद कर लेगा, नित नए एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ड्यू टू शाइनेस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नॉट फीलिंग गुड इनफ, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं कम हूँ, ये वाली सलाहियत उसकी फिर बढ़ती जाएगी कि वो खुद को कमतर समझेगा और आगे बढ़ने की उसकी जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। सो हाउ कैन वी रिजॉल्व दीज कॉम्प्लेक्सेस? नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहला स्टेप है कि हम रिकॉग्नाइज कर लें कि मेरा कॉम्प्लेक्स ये है जो मेरे इन बिहेवियर से शो हो रहा है। मैंने आपको मुख्तलिफ मिसालें दी कि आपका कॉम्प्लेक्स आपके बिहेवियर से शो होगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं इस तरह क्यों बनना चाहता हूँ, तो इसके पीछे कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स है जो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसी मेहनत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करेगी। जब आप अपने कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे, तब आप उसके मुकाबले में कोई मैकेनिज्म डेवलप कर सकेंगे, कॉपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकेंगे। बाज़ औक़ात आपके कॉम्प्लेक्स का आपके सोचने के अंदाज से पता चलता है। जैसे कि हमारे पास कोई असेसमेंट के लिए आता है तो हम उसका क्लिनिकल इंटरव्यू लेते हैं और उसके बहुत से कॉम्प्लेक्सेस हम पे आया हो जाते हैं। आपके इमोशंस को मैनेज करने का जो तरीका है वो भी आपके कॉम्प्लेक्सेस का पता बताता है। आस्क योरसेल्फ, डू यू ऑफन फील इनएडिक्वेट? आपको हमेशा अपना आप गैर मुनासिब तो नहीं लगता? डू यू फील द नीड टू प्रूव योरसेल्फ? क्या आप हमेशा खुद को प्रूव करने के दम पे रहते हैं? क्या आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं कि आपको सराहा जाए? इन सब की वजूहात तक जाना असल कामयाबी है। फिर पता चलेगा आपके कॉम्प्लेक्स की रूट कॉज क्या है, फिर उस पे हम काम करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर से बेहतर होती जाएगी। दूसरा तरीका जो कॉम्प्लेक्स खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है काउंसलिंग और थेरेपी। या तो काउंसलिंग के जरिए आपके कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, या आपकी थेरेपी की जाएगी। काउंसलिंग और थेरेपी में फ़र्क क्या होता है? काउंसलिंग आपके मसाइल का हल आपसे निकलवाना, थेरेपी आपके मसाइल का हल साइकोथेरेपिस्ट ने करना है, सेट ऑफ टेक्निक्स के थ्रू आपका बिहेवियर मॉडिफाई करना है। आमतौर पे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बहुत डीप रूटेड होते हैं और उनके पीछे इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसलिए थेरेपी लेना बहुत इफेक्टिव हो सकता है। सीबीटी की टेक्निक्स के थ्रू आपके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाएगा। सीबीटी के मेरे बहुत से लेक्चर मौजूद हैं इसी चैनल पे, मैं आपको हल्का सा सीबीटी के बारे में बताता चलूं। मसलन सीबीटी में एक मॉडल यूज किया जाता है जिसे कहते हैं ABCD मॉडल। ई भी इसमें शामिल। ये मॉडल इंसान को सिखाता है कि उसके रैशनल बिलीव्स कौन से हैं और इरेशनल बिलीव्स कौन से हैं, जिनको वो अनकॉन्शियसली होल्ड किए हुए हैं और जिसकी वजह से उसकी कॉग्निशन मुतासिर है, उसका सोचने का अंदाज मुतासिर है। जब सोचने का अंदाज मुतासिर हो तो जिंदगी मुतासिर होती है। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट। कोई भी जिंदगी में जो वाकया रूनुमा होता है आपकी जिंदगी में वो है ए। बी स्टैंड्स फॉर उस वाक्य के ऊपर आपका बिलीफ, आपका बिहेवियर। सी स्टैंड्स फॉर उस वाक्य के बाद जो नतीजा निकलता है। अब ए बी सी मॉडल समझते हैं, फिर उसमें डी और ई भी ऐड करते हैं। मसलन ए एक्टिवेटिंग इवेंट, आपकी बॉस ने आप पे इल्जाम लगा दिया कि आपने उनके पर्स से पैसे चोरी किए। अब बी क्या होगा? बी ये हो सकता है कि आप सोचें कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये है रेजिग्नेशन लेटर, शी इज अ बिच, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे इल्जाम लगाने की, ब्ला 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 ब्ला। अब ये वाला जो बिलीव और ये जो बिहेवियर है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे, हो सकता है आप डिप्रेस भी फील करें और आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। आपके कोलीग्स भी आपका ये रवैया देख के सोचेंगे लगता है चोरी इन्हें की थी जेड़ा इन्ना बोल रहे। अब आम तौर पे समझा यह जाता है कि जो प्रॉब्लम है वो एक्टिवेटिंग इवेंट है, जबकि सीबीटी में यह सिखाया जाता है कि प्रॉब्लम एक्टिवेटिंग इवेंट नहीं है। सबकी जिंदगियों में बहुत से वाकयात होते हैं, प्रॉब्लम उन वाकयात के ऊपर आपका बिलीफ और आपका बिहेवियर है। असल प्रॉब्लम वो है। जितने भी नतीजे रूनुमा हो रहे हैं इस दुनिया में, जो सी हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसकी वजह ए नहीं है, बी है। बी इज द रीजन ऑफ सी, नॉट ए। फिर इसमें डी को ऐड करते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्यूटिंग। अपने बिलीव्स को चेंज करना है, अपने बिहेवियर्स को चेंज करना है, डिस्प्यूट करना है, उसके साथ झगड़ा करना है, बदल बदल के देखने हैं। अगर मैं अपनी बॉस को ये ना कहता, मैं उसको
धीमे लहजे में बताता कि ये चीज़, ये चोरी ये मैंने नहीं की। ठीक है, वो ना मानती। कुछ दिनों में असल चोर पकड़ा जाता। कुछ दिनों में बॉस को पता चल जाता कि ये वाला एम्प्लॉय ऐसा इंसान नहीं है। सी क्या होता? आपके ऊपर वो जो इल्ज़ाम लगे हैं वो भी धुल जाते, आपकी जॉब भी ना जाती। अच्छा ही होता कुछ नतीजा। अब यहाँ पे देखें कि एक इंसान के हालात खराब होते हैं, वो अपना आप खत्म करता है या नुकसान दे लेता है खुद को। एक और इंसान के हालात खराब होते हैं, वो उस पे सब्र करता है, वो रेडी लगा लेता है, वो स्ट्रगल करता है, कुछ ना कुछ शुरू कर लेता है। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है ना। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों का अपनी जिंदगी के वाकयात, एक्टिवेटिंग इवेंट के ऊपर जो बिलीव है वो डिसाइड करेगा कि सी क्या होगा। एक का सी कि वो कब्र में चला गया, दूसरे का सी कि वो जब तक जिंदगी है वो दोबारा से अपनी जिंदगी को चलाने के काबिल हो गया। अब ई को इसमें शामिल करते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इफेक्ट। जब बार बार आप अपने बी पे नजर रखेंगे कि मेरी एक्टिवेटिंग इवेंट के ऊपर बी क्या बनता है, तो आपका ई भी बदलेगा। आप अच्छा असर आना शुरू होगा आपके ऊपर, आप पे जो इफेक्ट आएगा वो बहुत ही बढ़िया किस्म का आएगा। नाजरीन, अगर आप मजीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस पे लेक्चर्स हैं सीबीटी थेरेपी के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। तीसरा तरीका जो होता है कॉम्प्लेक्सिस को भगाने का अपनी जिंदगी से, वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड सेल्फ टॉक। जो आपकी सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव हो। आमतौर पे जो तनहा इंसान बोल रहा होता है खुद से, उसे पागल कहा जाता है कि ये खुद से बातें कर रहा है। लेकिन नफ्सियात में ये एक बाकायदा स्ट्रेटजी और टेक्निक है, साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक है, कि हम अपने क्लाइंट से ये कहते हैं कि तुम खुद कलामी किया करो और मस्बत खुद कलामी किया करो। यानी ऐसे जुमले दोहराया करो जहनी जहन में कि तुम्हें ताकत मिले। स्टार्ट रिप्लेसिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक टू पॉजिटिव अफर्मेशंस। आप मस्बत जुमले खुद से कहना शुरू कर दें। ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ये आपके कॉम्प्लेक्सेस की वजह से है। नंबर 4 जो टेक्निक होगी जो आपके कॉम्प्लेक्सेस को खत्म करेगी, वो है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। बी काइंड टू योरसेल्फ। एवरीवन हैज फ्लॉज बट दैट डज नॉट डिफाइन योर वर्थ। हर इंसान की जिंदगी में बहुत सी कमियां होती हैं, हर इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ फ्लॉज होते हैं, आपके भी हैं, मगर ये आपको डिफाइन नहीं करते। ये नहीं डिसाइड करेंगे आप इतनी सलाहियत के मालिक हैं। नंबर 5 होगा माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ये वो चीजें हैं जो आपको आपके कॉम्प्लेक्सेस से बचाएंगी। These techniques can help you stay grounded in the present moment and reduce the power that unconscious complexes have over you. By being mindful, you can begin to separate yourself from the negative thoughts and emotions tied to your complex. Resolving complex does not happen overnight. ये कोई एक रात की बात नहीं है कि आपके कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो जाएं। ये काफी लंबा प्रोसेस है, आपको डे बाय डे खुद पे नजर रखनी होगी। इट्स अ प्रोसेस दैट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। याद रखें, नो वन इज डिफाइंड बाय देयर कॉम्प्लेक्सेस। ये आपकी नफ्सियात का हिस्सा जरूर है, मगर ये हल्की सी गाइडेंस से, हल्की सी कोशिश से बेहतर किया जा सकता है। डेडिकेशन से अगर आप इन पे काम करेंगे तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। जैसे मैंने माइकल जैक्सन की एग्जांपल दी कि उसका काला होना उसकी स्ट्रेंथ बन गया। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्ट्रेंथ दरअसल उनकी इनकम्पिटेंस है या उनके कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। बहुत सी दुनिया में मिसालें हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वरना मैं आपको वो मिसालें दूं कि जिन्होंने अपने कॉम्प्लेक्सेस का मुकाबला किया और उन्होंने दुनिया से बहुत अचीव किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Here are brief definitions of each complex along with examples. T1. Casanova complex, obsessive pursuit of romantic relationships for validation and conquest. Example, a man constantly seeks new partners but avoids emotional intimacy. 2. Icarus complex, overambition and risk-taking without regard for consequences. Example, an entrepreneur repeatedly invests in overly risky ventures. Jonah complex, fear of personal success and achievement leading to self-sabotage. Example, a talented individual turns down promotions, fearing increased expectations. 4. Madonna whore complex, viewing women as either pure Madonna or promiscuous whore, but not both. Example, a man reveres his wife as pure but is unfaithful with other women. 5. Medusa complex, fear or avoidance of women perceived as powerful or intimidating. Example, a man avoids relationships with successful women, feeling threatened by them. 6. Castration complex, fear of emasculation or losing one's power. Example, a man is overly competitive, feeling threatened by others' success. 7. Don Juan complex, pathological seduction and conquest of women to boost self-esteem. Example, a man has multiple affairs, enjoying the thrill of seducing women but feeling no emotional connection. 8. Authority complex, deep-seated issues with authority,
either submissive or rebellious. Example, a person challenges every authority figure, regardless of context. 9. God complex, an unshakable belief in one's infallibility and superiority. Example, a CEO refuses advice from others, believing he is always right. 10. Martyr and victim complex, a tendency to see oneself as perpetually victimized or as a martyr for a cause. Example, someone constantly complains about how others mistreat them, even in trivial situations. 11. Messiah complex, belief that one is destined to save others or the world. Example, a person overextends themselves, trying to rescue people who may not need help. 12. Superman complex, belief that one is invincible or capable of anything, often leading to burnout. Example, someone takes on too much responsibility, thinking they can handle everything. 13. Father and mother complex, parental complex, unresolved issues related to one's parents, often influencing adult relationships. Example, a person seeks out partners who resemble their parents in personality. 14. Savior and hero complex, hero syndrome, a desire to help or save others, sometimes for personal validation. Example, a firefighter takes excessive risks to save people, driven by a need to be a hero. 15. Phaeton complex, overestimating one's control or capabilities, often leading to disaster. Example, a young leader assumes too much responsibility and causes a project to fail. 16. Napoleon complex, compensating for perceived physical shortcomings with aggression or dominance. Example, a short man acts overly aggressive to assert his authority. 17. Brother and sister complex, fixation on sibling rivalry or seeking sibling-like dynamics in relationships. Example, a person feels competitive with friends, treating them like rivals. 18. Cinderella complex, a fear of independence with a longing to be taken care of by others. Example, a woman refuses to pursue a career, waiting for a partner to provide. 19. Peter Pan complex, refusal to grow up or accept adult responsibilities. Example, a man in his 30s avoids long-term relationships and job commitments. 20. Persecution complex, belief that one is constantly being targeted or victimized. Example, someone thinks their coworkers are always out to get them, despite no evidence. 21. Inferiority complex, persistent feelings of inadequacy or low self-worth. Example, a talented employee feels they're never good enough for a promotion. 22. Superiority complex, an exaggerated sense of one's own importance or abilities. Example, a person boasts about their achievements and looks down on others. 23. Guilt complex, a preoccupation with feelings of guilt, often irrational or misplaced. Example, a mother feels guilty for working, believing she's neglecting her child.